हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, फिट और फाइन होंगे। आपके चेतन भैया आपके साथ है वापस। और एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 लेकर आया है आज। तो आज हम लोग इस चैप्टर को वापस इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जैसे कि मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी के लिए भी कहा था कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो लोग बोरिंग बना देते हैं, राइट। तो बस हम इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्योंकि ये पूरे डिटेल बताती है। ये जो चैप्टर है ये पूरा डिटेल बताता है पूरे बुक का। ठीक है। सो इस बुक के अंदर आपका जितना भी मेडिवल वाला पीरियड है वो कवर किया जाएगा। क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है वो मेडिवल टाइम का जो है वो पीरियड कवर करती है। ठीक है। क्लास 6 जो है वो एंशियंट से डील करता है। आप लोगों ने देखा होगा क्लास 6 में जो हमने पढ़ा है वो सब एंशियंट टाइम से रिलेटेड था। अब हम लोग क्लास 7 पे आए हैं तो हम लोग मेडिवल टाइम जो बेसिकली डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब और जो है तो वो मुगल वाला पीरियड जो है बेसिकली वो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद हम लोग क्लास 8 पे जाते हैं जहाँ पर मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग वो सब देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सब कैसे आता है, वो सब हम लोग 8th वाले क्लास वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 एनसीईआरटी का, दैट इज इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, राइट। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो आपका अगर चैप्टर ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज पर ही एक मैप है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये मैप किसका है। मैप 1 जो बनाया हुआ है वो किसका है। यस। तो ये मैप जो है वो इंडिया का है, लेकिन थोड़ा सा रफ उल्टा बन गया है। रफ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लाइक है। श्रीलंका देखो कितना बड़ा हो गया है। सो इसमें थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है। और ये क्यों गड़बड़ है? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही पहले बना था। कब बना था? 1154 सी। और ये किसने बनाया था? अरब जोग्राफर ने बनाया था, अल इदरिसी। इन्होंने ये मैप बनाया था और ये मैप के अंदर इंफॉर्मेशन कम थी, डाटा कम था, इसके कारण ये जो एक्यूरेसी है इस मैप की वो कम हो गई। लेकिन वही अगर हम लोग देखें जो सेकंड मैप है दैट इज 1720s में जो मैप बना हुआ है वो आप देखिए फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया हुआ है। और जो ये सेकंड मैप है ये समवॉट एक्यूरेट है। मैं नहीं बोल रहा फुल्ली एक्यूरेट है, बट समवॉट उस समय के हिसाब से वो एक्यूरेसी बढ़ चुकी थी, राइट। 1720 तक आ चुके थे। मतलब ये जो गैप है 600 years का गैप जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, डाटा शेयरिंग इंक्रीज हो गई। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेशन बढ़ गया था। सो हम लोग देख सकते हो कि ये जो मैप 1 है और मैप 2 है उसमें कितना बदल है, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंफॉर्मेशन और डाटा बढ़ चुका है, राइट। पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वो मैप बन गया था फर्स्ट वन, मैप 1। और मैप 2 में हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन बढ़ गई थी, डाटा बढ़ गया था, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए थे, तो मैप की एक्यूरेसी भी बढ़ गई। मैप 1 जो है वो अरब जोग्राफर जो है अल इदरिसी उन्होंने बनाया था, और मैप 2 जो है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। हम लोग आगे चलते हैं और आपके बुक के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। हम लोग वो देखेंगे। अगर हम लोग बात करें न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो शब्द है वो उसका मीनिंग बदलता गया। जब पास्ट में अगर कोई शब्द है वो अलग उसका मीनिंग होता था, किसी और लोगों के लिए कुछ और मीनिंग है उसका। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज का मीनिंग बदलता गया। अब हिंदुस्तान शब्द को ही ले लो, आपके बुक में हिंदुस्तान शब्द दे रखा है। अगर मिनाज ई सिराज की बात करें जो कि 13th century में आए थे, उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और जो गंगा यमुना के बिटवीन जो एरिया है, गंगा और यमुना के बिटवीन जो एरिया है वो है हिंदुस्तान। किसके हिसाब से? मिनाजी सिराज के हिसाब से। मिनाजी सिराज क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना इज नथिंग बट हिंदुस्तान। और अमीर खुसरो जो 14th century में आए उनके हिसाब से हिंदुस्तान हिंद है। उन्होंने हिंदुस्तान को हिंद शब्द से डिनोट किया। उसके बाद बाबर जो है वो 16th century में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को कहा कि जो भी जोग्राफिकल एरिया मैंने कैप्चर किया है इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना वो सब जो है वो हिंदुस्तान है। देख रहे हो आप लोग इंफॉर्मेशन मतलब कैसे उन्होंने अपने हिसाब से हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया है। और समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं परदेसी शब्द पर। फॉरेनर, जो आज के टर्म में फॉरेनर, इंग्लिश में फॉरेनर बोलते हैं हम लोग, और उस समय अजनबी, बेसिकली परदेसी अजनबी, राइट। तो मेडिवल टाइम के अंदर जो भी पर्सन सोसाइटी या कल्चर से बाहर का है उसको वो परदेसी बोलते थे। कोई भी बंदा जो सोसाइटी से बाहर का है, कल्चरल के बाहर का है, कल्चर के बाहर का है, उसको वो लोग ग्रुप के बाहर का है, उसको वो लोग बोलते थे परदेसी बंदा है। आज हम लोग महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, या फिर मध्य प्रदेश या फिर बाकी कोई भी स्टेट हो गया,
अगर वहां से कोई बंदा हमारे स्टेट में आ रहा है, अपने स्टेट में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई इंडियन ही होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मेडिवल टाइम में अगर कोई अपने कल्चर या सोसाइटी के बाहर से ही बंदा आता तो उसको परदेसी बोल देते थे, राइट। लेकिन प्रेजेंट डे में सिनेरियो क्या है, जो भी नॉन इंडियन है, जो भी नॉन इंडियन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परदेसी बोलेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो हिस्टोरियन है उनको ये सब चीजें कैसे पता चली, ये सारी चीजें कैसे पता चली, तो 700 और 1750s की बात करते हैं और सोर्सेस की बात करते हैं जो हिस्टोरियंस को बताता है कि ये सारी चीजें चेंजेस हुए हैं, अभी हम लोग प्रेजेंटली कैसे डेवलप है, पहले कैसे रहते थे, ये सारी चीजें बताते हैं। ये सोर्सेस हम लोग देख लेते हैं 700 टू 1750 के बीच में। कुछ चीजें जो है वो कंटिन्यूएशन में अभी भी है और कुछ चीजें जो है वो डिसकंटिन्यूड हो गई है। तो हम लोग देखते हैं, अगर कंटिन्यूएशन की बात की जाए तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स तो क्या हो गए, डेवलप हो चुके हैं। अब डेवलप कैसे हुए, पहले मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था, फिर इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल होने लगा और फिर धीरे धीरे पेपर का इस्तेमाल शुरू हो गया। और जैसे जैसे पेपर का इस्तेमाल हो गया शुरू, अब पेपर चीपर बनते गए। आप अभी भी देख सकते हो, अगर हम लोग मॉडर्न डेज में देखें तो पेपर अब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा और डिजिटल ले लेगा, राइट। टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो वो डिजिटल में हो जाएंगे। अब एक टाइम आएगा कि जो पेपर है उनका यूज ही बंद हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट आज भी आपको देखने को मिलेंगे लाइब्रेरीज और आर्चिव्स में। हर स्टेट और हर कंट्री का एक लाइब्रेरी और आर्चिव्स होता है जहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन जो पास्ट का है वो स्टोर किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पुराने समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। अब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था, जो स्क्राइब्स थे वो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट को। और जब कॉपी करते हो, ऑब्वियस बात है, आप लोग भी किसी के नोटबुक से लिखते हो, कॉपी करते हो, तो क्या आता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस, कोई मसाला लगा देता है, राइट। हम भी आज भी बातें भी करते हैं, जैसे 1% सेकंड पर्सन को बता रहा है, ठीक है, तो वो कुछ बताए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा। लेकिन सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन को जाके बताता है तो वो उसमें क्या करता है, मिर्च मसाला लगाता है। फिर थर्ड फोर्थ को बताता है तो उसमें फिर मिर्च मसाला, फोर्थ फिफ्थ को बताता है तो उसमें तो बात ही बदल देता है, राइट। और जो फिफ्थ पर्सन जो फर्स्ट पर्सन के पास आके पूछता है तो उसको पता चलता है रियलिटी ये है। तो बेसिकली वही यहां पर भी हो रहा था, राइट। सो जो स्मॉल चेंजेस है वो धीरे 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 बढ़कर वो क्या हो गया, सब्सटेंशियल चेंजेस, मतलब बड़ी बड़ी बड़े चेंजेस आने लगे और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो गायब भी हो गई। अब डिफरेंट वर्जन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो फर्स्ट ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उससे डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही थी फोर्थ या फिफ्थ कॉपी में, राइट। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था और इंफॉर्मेशन भी लैक कर रही थी। अब अगर एग्जाम्पल ही लेना है तो जियाउद्दीन बरानी का ले लो, जिन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे थे। 1356 में उन्होंने ओरिजिनल क्रॉनिकल लिखा था और 1358 में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो बदल गई। अब जब हिस्टोरियंस रिसर्च कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, तो उनको फर्स्ट जो क्रॉनिकल मिली वो मिली 1358। उन्होंने उसे पढ़ा, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें गलत दिख रही थी उनको, कुछ लग रहा था कि सही है कि गलत है, उनको कंफ्यूजन हो रहा था। जब उन्होंने और खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि ये ओरिजिनल थी नहीं। 1356 में ओरिजिनल लिखी गई थी, 2 साल के फर्क में पूरी इंफॉर्मेशन बदल गई थी, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही बदल गई थी, ठीक है। और 1356 में उनको ओरिजिनल मिली, जो जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी वो उनको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। 1960s में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ये सारी चीजें उनको पता चला कि कैसे फर्क होने लगा, कैसे डिफरेंस आने लगा वर्ड का, राइट। तो ये सब चीजें, और एक मैन्युस्क्रिप्ट पर फिर उनका भरोसा नहीं रहा। उनको क्या स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि वो लोग 3-4 मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, जब तक ओरिजिनलिटी का पता नहीं चलता। हिस्टोरियंस अब ऐसी पढ़ाई करने लगे, ठीक है। अब वो एक इस पे सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते, वो 3-4 सोर्सेज को इस्तेमाल कर फिर आगे बढ़ते हैं, राइट, और करेक्ट इंफॉर्मेशन बताते हैं। अब आगे चलते हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। बहुत सारे 700 टू 1750 के बीच में बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यू फूड एंड बिवरेजेस, न्यू आइडियाज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट होने लगा। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पर्शियन व्हील जो है इरिगेशन सिस्टम में वो नया इंट्रोड्यूस हुआ, स्पिनिंग व्हील जो है वीविंग के लिए इस्तेमाल होने लगा, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। फूड की बात करें तो पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ये सब इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में। और ये बाहर से इंट्रोड्यूस हुए, और बाहर से कैसे इंट्रोड्यूस हुए, ड्यू टू माइग्रेशन। अब एक जगह से दूसरे जगह लोग क्या करते थे, मूव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि पीरियड ऑफ मोबिलिटी, ये जो पीरियड था 700 टू 1700 का जो पीरियड था, उसके अंदर पीरियड ऑफ मोबिलिटी बढ़ गई थी। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ, सब कॉन्टिनेंट में बहुत वेल्थ था, बहुत पैसा था,
और इसीलिए सब कॉन्टिनेंट में लोग आ रहे थे। और इसी समय लोगों ने क्या किया, बहुत पॉपुलर हुए थे कुछ जो ट्राइब्स थे, कुछ क्लैंस थे, वो बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे कि राजपूत। अब ये बहुत पॉपुलर हो गए, क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि राजपूत ये शब्द जो है वो राजपुत्र से आया है, सन ऑफ रूलर, सन ऑफ किंग, ठीक है। तो ये राजपूत शब्द आने लगा। लेकिन 19 सेंचुरी के बीच में, 19 सेंचुरी के बीच में जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स है उनको भी क्षत्रिय बोलने लगे, वो भी राजपूत कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। पहले सिर्फ राजा का पुत्र जो है उसी को राजपूत बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, जो भी वॉर कर रहा है, जो भी प्रोटेक्ट कर रहा है अपने क्लैन को, उनको राजपूत बोलना स्टार्ट कर दिया, राइट। आगे चलते हैं। बर्थ ऑफ कास्ट, और इसी के साथ कास्ट जाति, इसका भी ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जाति इसका बर्थ होने लगा, कास्ट का बर्थ होने लगा। अब जब लोग सेटल हो रहे थे तो वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा था। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग कलेक्शन करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे। लेकिन फॉरेस्ट ही नहीं बचा तो वो लोग क्या गैदरिंग कर पाएंगे, वो हंटिंग कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करके वो लोग दूसरे दूसरे जगह पर, दूसरे फॉरेस्ट में जाकर वो अपना गुजारा करने लगे। लेकिन जो माइग्रेट नहीं कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो बन गए पीजेंट्स, दूसरों के जमीन में जाके काम करने लगे, क्योंकि उनकी खुद की तो जमीन नहीं थी, और उनको जो चीज आती थी गैदरिंग और हंटिंग वो तो बंद हो चुकी थी, राइट। तो वो लोग क्या बन गए, पीजेंट बन गए। और ऐसे करके लोग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बनते गए। उनको टैक्सेस पे करना स्टार्ट किया उन्होंने, राइट। उन्होंने लोकल लॉर्ड्स को गिफ्ट और गुड्स देना, सर्विसेज देना स्टार्ट किया, गुड्स देना स्टार्ट किया, ऑफर करना स्टार्ट किया। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस जो है वो इमर्ज होने स्टार्ट हुए। कुछ लोगों ने कैटल रखना स्टार्ट किया, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग गरीब रहे, कुछ लोग अमीर बनने लगे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, कुछ लोग प्रोटेक्शन में चले गए। और ये करते करते स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी देखने को मिलता है। स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है लेयर। कोई जो ज्यादा पावरफुल है वो ऊपर चले गया, जो कम पावरफुल है वो नीचे आ गया, राइट। और कुछ लोगों ने तो मिक्स काम करना स्टार्ट किया, कुछ लोग आर्टिस्ट भी थे और कुछ लोग एग्रीकल्चर में भी चले गए, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलता है। इस पूरे बुक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे चलते हैं। पीपल ग्रुप इनटू जातिस रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। तो जो पीपल जातिस में ग्रुप हो रहे थे, कास्ट बना रहे थे, वो उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो रहा था। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं। जो जातिस थे एरिया टू एरिया वेरी करते थे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में क्षत्रिय पावरफुल है तो फिर कहीं और भी क्षत्रिय पावरफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो वेरी करते थे। और ये किस पे डिपेंड करता था? पावर पे डिपेंड करता था, इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता था कि वो कितना इन्फ्लुएंस करता है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर, रिसोर्स कंट्रोल पर, ठीक है। वो जो जाति के हिसाब से, मतलब जो भी उन्होंने पावर अपनी रखी हुई है, इन्फ्लुएंस जो अपना बनाए रखा हुआ है, प्लस रिसोर्स को कंट्रोल में रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता था वो स्ट्रेटिफिकेशन में टॉप पर कौन रहेगा। ओके, चलिए आगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे ये नोट्स आप जब भी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज कीजिए, नोट्स बना लीजिए, तुरंत नोट्स बना लीजिए, आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों का काम यही है कि आप रिवाइज कीजिए और नोट मेकिंग करते रहिए। अब देखिए, ग्रुप बन गए, ग्रुप के अंदर रहना है आपको, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बने। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था? जाति वाले ही बनाते थे, जो कास्ट वाले थे वही बनाते थे। लेकिन इन्हें इन्फोर्स कौन करता था? तो ये इन्फोर्स जो था वो एल्डर्स करते थे, वो जाति में या फिर कास्ट में जो एल्डर्स रहते थे वो इसे इन्फोर्स करते थे, और उसे कहते थे जाति पंचायत। तो क्या एक ही एल्डर बनाता था? नहीं, बहुत सारे एल्डर साथ में आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, और चर्चा करने के बाद जाति पंचायत जो है, बेसिकली जो चर्चा था उसको बोलते थे जाति पंचायत। तब डिसाइड होता था रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे इन्फोर्स करना है। अब रीजन एंड एम्पायर सेट होने लगे। हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले चोलास, पालास, पांड्यास, राइट, वो सब पढ़ने वाले हैं। और फिर तुगलक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 में। फिर हम लोग देखेंगे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये प्रशस्तिस के थ्रू मिलने वाली है। हिस्टोरियंस को कहां से मिला ये इंफॉर्मेशन? प्रशस्तिस के थ्रू। अफगानिस्तान, गजनी, वो हम लोग देखेंगे गजनी कैसे वो इन्वेड करता है इंडिया पर, और वो सब। उसके बाद बंगाल में गौड़, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले इस पूरे क्लास 6-7 में, राइट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुगल्स जो है वो डिक्लाइन होते हैं। पहले मुगल्स की एंट्री होती है, वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मुगल डिक्लाइन होता है, और रीजनल स्टेट जो है
वो रीमर्ज होती है, उनकी पावर जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर वो करता है, मतलब दबाव देने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। और पैन रीजनल रूलर जो है वो देखने को मिलता है। पैन रीजनल भी हम लोग देखेंगे, पैन रीजनल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से बिग और स्मॉल लीगजीज जो है वो हमारे को देखने को मिलती है एम्पायर्स के बीच में। ये लोग एक दूसरे के साथ संगठन बना रहे थे, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे क्लास 7 में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद इसी बुक के अंदर हम लोग ओल्ड एंड न्यू रिलीजन देखने वाले हैं कि सोसाइटी चेंज होती है, उनका बिलीफ अल्टर होता है। हिंदुइज्म में भी चेंजेस आने लगते हैं और कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इमर्जेस ऑफ न्यू आइडियाज, भक्ति जो भक्ति है वो यहाँ पर इमर्ज होती है। और इस्लाम में भी सूफिज्म वो इमर्ज होता है, सूफिज्म इमर्ज होता है। वो सारे आइडियाज जो है वो हमारे को इस चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन, तो बेसिकली उस चैप्टर में हम लोग ये पूरे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्शिप ऑफ न्यू डाइटी स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे टेंपल स्टार्ट हो जाता है। साउथ में हम लोग देखेंगे बहुत सारे टेंपल्स बनते हैं। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है संस्कृत की। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो रही है विद टाइम। रिलीजन हो रहा है, सोसाइटी हो रहा है, कल्चर हो रहा है, पॉलिटी हो रहा है, इकोनॉमी हो रहा है। ये सारे चेंजेस हमारे को देखने को मिल रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो आगे आते हैं और ब्रिटिशर्स जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदुइज्म वाला जो पार्ट है वो है हर्षवर्धन का जो पार्ट है, वहां तक हिंदुइज्म। उसके बाद मुगल्स आते हैं, इस्लामिक जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है और ब्रिटिश पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस जो है उन्होंने इसका रीजन क्या दिया कि रिलीजन ऑफ रूलर, रूलर जो रिलीजन लेकर आ रहा है वही रिलीजन पर उन्होंने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया। दिस 1000 years सोसाइटी प्रॉस्पर, अट्रैक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आप लोग देखोगे कि इन 1000 सालों में यूरोपियन कंट्रीज अट्रैक्ट हुई है, तो ऑब्वियसली बात हमारे देश में कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने यहां पर आकर चेंज किया है और वो इंटरमिंगलिंग होने के कारण हम लोग दूसरे, अभी भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हर चीज वेस्टर्न चाहिए हमें, जीन्स पैंट और वो सब। हम लोग अपने जो ओरिजिनलिटी है वो खोते जा रहे हैं। खोना शब्द का प्रयोग करने से बेटर है कि चेंज करते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलता है हमारे को, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 का पूरा मैंने समराइज कर दिया, पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बस काम यह है कि नोट बनाइए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊंगा और उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको करनी है दैट इज रिवीजन। पता है 40 स्टूडेंट आपके क्लास में है, राइट। सबको मैम पढ़ा रही है, मतलब टीचर पढ़ा रही है, मैम बोलते ही टीचर पढ़ा रही है, राइट। और सभी ट्यूशन जा रहे हैं, सपोज सभी ट्यूशन जा रहे हैं, सपोज ये मान लेते हैं। डिफरेंस क्या है टॉपर में, जो फर्स्ट आ रहा है और जो 40th नंबर पे आ रहा है, वो है रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। आपको कोई नया सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, एंड ट्रस्ट मी आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 to 6 टाइम कीजिए और गारंटी लिख के देता हूं आपको कोई रोक नहीं सकता। रटिए मत, समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद 5 to 6 टाइम्स मैथ के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, सबको समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और भी बाकी लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं, बाकी क्लासेस को भी लेकर आऊंगा और आप लोगों को ईजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, ठीक है। चलिए आज के लिए रुकते हैं। होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर। आप लोग प्लीज, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और कौन से लेक्चर चाहिए। चलिए रुकते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।